नमस्कार बच्चों, मैं सुशील कुमार आजाद केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। आज एक नए पाठ को लेकर आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। आपके आरोह भाग 1 में एक कहानी है, गलता लोहा। शेखर जोशी साहब की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के संदर्भ में भी है और जब ये लिखी गई थी तब भी ये प्रासंगिक रही है। कहानियों में भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, संदेश है, जीवन शैली है, तमाम तरह की चीजें हैं। इसलिए हमारा जीवन साहित्य की विधाओं में कहानियों से जुड़ा हुआ है। कहानी का नाम है गलता लोहा। लोहा अपने आप में बहुत मजबूत धातु है, लेकिन जंग जब लग जाता है, यानी जंग एक अवरोध है, तो वो अवरोध उस लोहे को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो योग्यताएं हैं, हमारे अंदर जो विशेष तरह की संभावनाएं हैं, अगर हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं या हम उनका उपयोग करने में असफल हो जाते हैं, तो हमारी प्रतिभाएं भी तुंद हो जाती हैं, हमारी प्रतिभाएं रुक जाती हैं। तो इस कहानी में आइए आज हम पढ़ते हैं गलता लोहा में किस प्रकार मोहन उच्च जाति ब्राह्मण जाति का होते हुए भी अपनी योग्यता को नहीं सुधार पाया और धनराम निम्न जाति का है और जातिगत कामकाज में रुचि लेता हुआ वो किस प्रकार अपने आप में स्वावलंबी है, संतुष्ट है। ये कहानी यहाँ हमें संदेश देती है। नमस्कार बच्चों, ये जो पाठ है गलता लोहा, इसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। शेखर जोशी जी अपने समय के, या मैं यूं कहूं कि 60 के दशक के बेहतरीन कहानीकार रहे हैं। कहानी समय समय पर अपने इतिहास को बदलती रही है, कहानी पर बहुत से प्रयोग होते रहे हैं और उन प्रयोगकर्ता कहानीकारों में शेखर जोशी जी भी एक है। आइए हम पहले शेखर जोशी जी का जीवन, उनकी उपलब्धियां, उनकी रचनाओं पर विचार करें। शेखर जोशी जी का जो परिचय है वो बहुत ही अपने आप में दिलचस्प है। शेखर जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सन 1932 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। सन 1960 के आसपास हिंदी कहानी में जो बड़े बदलाव उभर कर सामने आए, उन कहानियों में शेखर जी की कहानियां भी अपना कद रखती हैं। उन्होंने कहानी लेखन में नई लीक का प्रयोग करते हुए बहुत सी कहानियों में संभावनाएं, उनके उद्देश्य और उनके फलक को विस्तार दिया है। उन्हें पहल सम्मान भी मिला। अगर हम बात करें शेखर जोशी जी की रचनाओं की, कृतियों की, तो कहानी संग्रह में कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवारा आदि। शब्द चित्र में एक पेड़ की याद। इनकी कहानियों का भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, पोलिश, रूसी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। जोशी जी ने जो पाठ लिखा है गलता लोहा, उसके सार को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। यह पाठ शेखर जोशी की बेहतरीन कहानी कला का नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा
और बड़बोलापन कम है, वास्तविक अर्थ गंभीरता लिए हुए है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। इस पाठ में जातीय काम धंधों पर कटाक्ष भी किया गया है, जहां योग्यता व झूठे दिखावे में कोई संबंध नहीं रह जाता। पाठ पढ़ते समय बच्चों बहुत से उद्देश्य क्रियाएं हमारे अधिगम को मजबूत करती हैं। इस पाठ को पढ़ते समय विराम चिन्हों के अनुसार पूर्ण हाव भाव के साथ वाचन करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। संवाद बोलने की कला का विकास, समान अर्थ वाले शब्दों का ज्ञान, विलोम शब्दों का ज्ञान और तत्सम लोक प्रचलित शब्दों की सूची बनाई जानी चाहिए, जो आप अपने साथियों, अपने अध्यापकों के सहयोग से करते हैं। जब हम पाठ पूरा पढ़ लेते हैं, मैं ये बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप NCERT द्वारा जो आरोह की मूल पुस्तक है, उसमें ये कहानी आप कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। उसे पढ़ने के बाद कुछ सामान्य सवाल उभर कर सामने आते हैं, जिनका उत्तर आप सहज भाव से दे सकते हैं। जैसे पाठ के लेखक का नाम बताएं, और कभी कभी पाठ का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उसका उत्तर होगा शेखर जोशी एवं पाठ गलता लोहा। इसी तरह से मैं पूछ सकता हूं आपसे, पाठ का उद्देश्य क्या है? आपका जवाब होगा समाज में फैली जातिगत भ्रांतियों एवं खोखली मान्यताओं का निषेध करना। वे मान्यताएं जो हमारी योग्यता को, हमारे जीवन को प्रभावित करती हों नकारात्मक रूप में, उनसे दूर रहना। इस तरह की जो है इस कहानी में भी हमें शिक्षा मिलती है। सवाल उठता है, मोहन ने किन कठिनाइयों का सामना किया है? आपका उत्तर रहेगा परिस्थिति जन समस्याएं, दूर चलकर जाना, नदी पार करना, बाढ़ आने पर भी स्कूल जाना, और बाढ़ ज्यादा हो जाए तो यजमानों के यहाँ गांव में रुकना, आदि आदि संघर्ष में स्थितियों का सामना मोहन ने किया है। इसी तरह से किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र क्यों मिलता है? उत्तर आपका रहेगा मोहन और धनराम की जातिगत और सामाजिक हैसियत के कारण ये जिक्र आया है। मोहन किन परिस्थितियों में रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पाठ का मुख्य पात्र मोहन है। तो उत्तर आपका रहेगा कि संघर्ष और दबाव में रहा, चाहे वह दबाव जातिगत रहा हो या व्यक्तिगत, लेकिन उसके जीवन में दबाव रहा, संघर्ष रहा। सवाल उठता है, लेखक ने समाज में फैली जातीय विभाजन को बेईमानी क्यों कहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर रहेगा इससे वास्तविक योग्यता दब जाती है। सवाल है, मोहन जब धनराम के ऑफर पर गया तो उसे कैसा महसूस हुआ? धनराम का स्वावलंबी और सहज जीवन की जो स्वीकारोक्ति है, इससे उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह दिखावे की जिंदगी नहीं जी रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों, तुम्हारे लिए भी करने के लिए बहुत से कार्य कविताओं में, पाठों में साथ साथ चलते हैं। तो ये जो पाठ है, इसमें आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये कहानी सीधे आपको समाज से जोड़ती है,
समाज की समस्याओं से जोड़ती है और वहां पर आप अपने आप में एक परियोजना कार्य करते हैं और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल आप अपने आप को जोड़ते हैं। तो पहला जो सवाल आपको दिया जा रहा है, पाठ में समाज की जाति प्रथा को किस प्रकार उजागर किया गया है। यह आपको अपने आसपास के परिवेश में अपने शिक्षकों, अपने साथियों के सहयोग से इस पर आपने कार्य करना है, लिखना है। दूसरा, मोहन के पिता के अरमान किस प्रकार धराशायी हो गए। यहां मोहन के पिता के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को आपको जानना है। जब एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, उस पर पैसा खर्च करता है, समय लगाता है और अगर वो सफल नहीं होता तो उसे कैसा महसूस होता है, एक पिता की व्यथा यहां पर आपको महसूस करनी है। आप मोहन के स्थान पर होते तो क्या करते। बच्चों, एक ये भी सवाल है कि अगर आप मोहन के स्थान पर होते इस कहानी में, तो मोहन के सामने आने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करते। बच्चों, जब हम पाठ पढ़ते हैं, वो पाठ हमारे देश काल को, हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है और शब्दों के माध्यम से हम काफी जानकारियां प्राप्त करते हैं। इस पाठ में आए निम्न वस्तुओं से क्या काम किया जाता है। लौह कार्य में प्रयोग 3 अन्य औजारों के उपयोग व उनके नाम भी आपको बताने हैं। जैसे धोंकनी शब्द आया है। धोंकनी क्या होती है। ये एक भट्ठी को सुलगाने के लिए जो ना हवा जिसमें भरी जाती है उससे जो है ना ये चलती है। इसे आप भट्ठी भी कह सकते हैं। इस पर लोहे को तपाया जाता है और किसी भी आकार उसे प्रदान कर दिया जाता है। दरांती एक अर्ध गोलाकार ये औजार है जो एक तरफ से बिल्कुल साफ होता है, दूसरी तरफ से बहुत तीखा होता है। जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हिस्सा होता है वो उसके दांत भी होते हैं, इसीलिए इसको दरांत बोलते हैं, है ना। तो उससे हम घास काटते हैं, उससे हम अन्य कई फसलें काटते हैं, जैसे गेहूं काटना, है ना, आदि आदि। संडासी लोहे का ही एक औजार है जो लंबी डंडी का होता है, जिसका हत्था लंबा होता है। और कई संडासी ऐसी भी होते हैं जिनके हत्थे के अंत में लकड़ी का पकड़ने के लिए एक और हत्था लगाया जाता है ताकि गर्म चीजों को उठाने के लिए ये तपे ना। तो संडासी भी 2 मुहा यानी एक प्लास की तरह एक ऐसा औजार होता है जो गर्म लोहे को उठाने का काम करती है। जब वो गर्म हो जाता है तप जाता है। ऑफर यानी जहां पर लोहे का काम होता है। जैसे हम चने भुनवाते हैं तो उसे भाड़ कहते हैं। वो भाड़ पर केवल चने भूनने का ही काम होता है। इसी तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जहां पर लोहे को पीटने, लोहे के औजार बनाने का काम होता है उसे ऑफर कहा जाता है। और धनराम के ऑफर के नाम से ये प्रसिद्ध रहा। हथौड़ा ये लोहे के एक मूठ के बीच लकड़ी का डंडा फंसा करके लोहे को ही पीटने का काम करता है। इससे हम घर में और भी बहुत से काम करते हैं, जैसे कीले लगाना या कोई अन्य चीज जो ठोकनी हो या पीटनी हो तो उसे हथौड़े से हम ठीक करते हैं। इसी तरह से 3 आपने और नाम जो है यहाँ देने हैं जो आपको बताने हैं, नाम लिखने और उनके कार्य भी अपनी कॉपी पे आपने लिखना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझसे जुड़े और ये पाठ आपको समझ में आया। इस पाठ में जो उद्देश्य है वो आप अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।